लास्ट क्लास तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था और उसमें ये सीखा कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो हम कैसे उसके मोशन को स्टडी करते हैं, उसके डायनामिक्स का पार्ट। जब तक स्पीड कांस्टेंट रहती है तब तक उसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता है जो उसकी स्पीड को बदल पाए। सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सर्कल में उसको घुमाता है। लेकिन अगर कहीं पर उसके पास ये जो स्पीड है वो अगर बदलने लगती है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड के बदलने के कारण टेंजेंशियल फोर्स होगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। तो ऐसे केसेस में आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी समय इसके पास एक टेंजेंशियल फोर्स है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, टेंजेंशियल फोर्स उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, और ये दोनों एक्सेलरेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जो हम लोग काइनेमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। और हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो हमेशा बदलती रहती है। तो अगर इस समय, ध्यान देना मैं जिस समय डायग्राम बना रहा हूँ उस समय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उस पार्टिकल की स्पीड जो है वो v है। क्या ये v हमेशा सेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को बदलता रहेगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड v है तो क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया जा सकता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है किस रेट से उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। तो dv अपॉन dt अगर हम कर देते तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता और हम चाहते तो हम लिख सकते थे m dv बाई dt। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि स्पीड अब इसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हम इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो करना क्या है। तो जैसे मान लो हमारे पास जो फैन है, फैन का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। फैन की ब्लेड्स जो होती हैं उन ब्लेड्स पे अगर आप कोई ब्लॉक रख दो और फैन को ऑन कर दो तो ये फैन के ऑन करते ही नहीं गिरेगा, लेकिन फैन जैसे जैसे घूम के अपनी स्पीड को बढ़ाएगा एक समय ऐसा आएगा कि जब वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने समय के बाद वो बाहर की तरफ गिरता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ये एक सरफेस है जो हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है इसके ऊपर, और इस सरफेस में कोई इंटरनल सरफेस के अलोंग कोई ब्लॉक मूव कर रहा है। और अगर ये ब्लॉक इस सरफेस के अलोंग मूव कर रहा है तो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अगर मान लो फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए और इस ब्लॉक को अगर आपने कोई स्पीड दे दी है v नॉट की, तो अब इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि इसकी स्पीड जो होगी वो टाइम के संग चेंज होने लगेगी। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि a block of mass m given an initial speed v naught on the inner surface of ring। ठीक है, बाकी क्योंकि स्पीड को चेंज करना है तो फ्रिक्शन को भी ले आता हूं। रिंग इज रफ एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। ठीक है, अंदर की जो सरफेस है ये रफ है, ये रिंग के अंदर इंटरनल सरफेस रफ है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, एंड ग्राउंड इज स्मूथ। Find the speed
आफ्टर टाइम टी। किसी भी टाइम टी के बाद इस ब्लॉक की क्या स्पीड होगी ये पता करनी है। तो आप ये समझे कि किसी भी समय के बाद मान लिया जाए कि ये v की स्पीड से चल रहा है। इनिशियल स्पीड v नॉट की है जो गिवन है और किसी भी समय इसके बाद स्पीड v की है। आपको जैसे मैंने बताया कि इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो कि रिंग की इंटरनल सरफेस ने लगाया होगा और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा ये ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा इसकी वैल्यू हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स से। अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv²/r। और क्योंकि ये वाली सरफेस रफ है तो इसने इसको पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन का फोर्स लगाया होगा, ठीक है। क्योंकि ये सरफेस रफ है, ये जो पीछे वाली सरफेस दिख रही है ये रफ सरफेस है जो दी गई है, तो इसने इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाया होगा और ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा क्योंकि ये मोशन हो रहा है। वो ब्लॉक ऑलरेडी सरफेस से खिंचता हुआ स्लिप करता हुआ चल रहा है, ठीक है। ग्राउंड में क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन खाली इस सरफेस से है और इस सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन n का लगाया है, तो इसी n के नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? हम कह सकते हैं फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू टाइम्स ऑफ mv²/r, ठीक। ये फ्रिक्शन का फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है, ध्यान देंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शन का फोर्स टेंजेंट की तरफ लग रहा है तो ये टेंजेंशियल फोर्स है और टेंजेंशियल फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं कि मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? म्यू टाइम्स ऑफ mv²/r। इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है मास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू v²/r। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। स्पीड को जो चेंज करता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही करता है और यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को चेंज करेगा। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि स्पीड आगे है और फोर्स पीछे लग रहा है तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा। और जब रिटार्डेशन होता है तो हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं -dv/dt। तो यहाँ पे आ जाएगा -dv/dt इज इक्वल टू म्यू v²/r। तो dv/v² is equal to -μ divided by r into dt। इंटीग्रेट इनिशियल स्पीड v नॉट से फाइनल स्पीड v, इनिशियल टाइम 0 से फाइनल टाइम t, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में -1/v का लिमिट v नॉट से लेकर v तक, और ये है -μ/r, टाइम की वैल्यू t हो गई। इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/v प्लस 1/v नॉट इज इक्वल टू -μ/r इंटू टी। माइनस को अगर हम हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 या 1/v की वैल्यू अगर निकाल लें तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/v नॉट, ठीक है, प्लस μ/r इंटू टी। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी v नॉट r डिवाइडेड बाई r प्लस v नॉट म्यू t। किसी भी टाइम t के बाद जो स्पीड आएगी वो स्पीड इसके बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा था उसका भी यूज़ किया। और पहले तो हमने लिखा कि नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो mv²/r है और जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली, यही फ्रिक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा इस तरफ, तो फ्रिक्शन को मास इंटू ए से ए निकाल लिया, ए को हमने -dv/dt लिख दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया और v की वैल्यू किसी भी टाइम t पर हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं और आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को फैन की ब्लेड की तरह मान सकते हो। मैं एक रूलर स्केल को ले रहा हूँ, आप उसको फैन की ब्लेड की तरह मान सकते हो। अब फैन की जो ब्लेड है उसमें हमने एक ब्लॉक रख दिया है किसी दूरी पर, L की दूरी पर मान लो सेंटर से, और जब फैन को ऑन करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि किस एंगुलर स्पीड पर जाकर वो जो ब्लॉक होगा वो स्लिप कर जाएगा अपनी जगह से और बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रूलर की तरह लिख रहा हूँ, आप फैन की ब्लेड मान सकते हो। A ruler is fixed at one end
and a block of mass m is placed at distance L from the fixed end. If the ruler starts rotating with constant angular acceleration alpha starting from rest, then find the angular speed at which block will just slip. ठीक है, तो आप इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब हम फैन को ऑन करते हैं तो वो ब्लॉक जो फैन के प्लेट पे रखा है वो उसके साथ घूमता रहता है और एक समय के बाद वो स्लिप कर जाता है। तो वही पूछ रहा है कि उस समय फैन की क्या एंगुलर स्पीड रही होगी जिस समय वो स्लिप करता है। और आपको ये भी दिया गया है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस is equal to mu. ये एक रूलर है और इस रूलर के ऊपर यहां से रूलर फिक्स है और फिर हम इस रूलर को इस एक्सिस के अबाउट, मान लो यहां से कोई एक्सिस पास करती है जैसे फैन की एक्सिस होती है, इसके बाद हम इसको घुमाते हैं और इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है कहीं यहाँ पर और ये ब्लॉक जिस दूरी पे रखा है वो हमको दी गई है कि एल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक रखा है जो कि इस सेंटर से एल की दूरी है, मतलब उसका रेडियस जो होगा एल के बराबर। और इस तरीके से वो एक सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ये रूलर घूमेगा वो भी सर्कल में घूमेगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका मतलब इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहीं इस तरफ होगा, अलोंग दी टेंजेंट। अगर इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है तो इस तरफ कहीं इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में इसके पास होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दो एक्सेलरेशन होंगे, एक टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन होगा जो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा जो उसको सर्कल में घुमा रहा होगा। आपको पता है कि एक्सेलरेशन बिना फोर्स के नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं फोर्स भी रेस्पॉन्सिबल होंगे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल फोर्स आया होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आया होगा। अच्छा, अब आप इस बात को समझें, जैसा मैंने आपको एक प्रॉब्लम पहले भी करवाई थी कि कोई कार अगर सर्कल में घूमती है या एक घूमती हुई डिस्क के ऊपर एक ब्लॉक रख दो, ब्लॉक भी डिस्क के साथ घूमता है, तो उसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो कौन देता है? वो देता है उसको फ्रिक्शन। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन से आया होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसी ने उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया होगा और हम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। हमको ओमेगा निकालने को कहा है तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर और आर की वैल्यू यहाँ पर एल के बराबर है क्योंकि उसके सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये एम ओमेगा स्क्वायर एल एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है तो एम ओमेगा स्क्वायर एल होगा। एम वी स्क्वायर बाई आर होता है लेकिन यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ठीक है,
अब आप ये बात भी समझे कि अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए एक टेंजेंशियल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये एक फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा बताऊंगा, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स। यही टेंजेंशियल फोर्स इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। अब आप खुद सोचो कि फैन की ब्लेड के ऊपर जो ब्लॉक रखा है उस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और अगर वो ब्लॉक ऐसे घूम रहा है सर्कल में, ब्लेड के ऊपर रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये ब्लेड है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर मैं सर्कल में घुमाता हूं तो ये ब्लॉक अगर इस तरह से घूम रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन और mg तो वर्टिकल है, इनका कोई लेना देना नहीं है, और अगर इस तरह से घूम रहा है तो सेंटर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ये फ्रिक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देकर सर्कल में घुमा रहा है। लेकिन अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शन का फोर्स जो होगा ये इसके टेंजेंशियल स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि स्पीड अगर बढ़नी है तो टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, और टेंजेंशियल फोर्स अगर होगा तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा जो उसकी टेंजेंशियल स्पीड को बढ़ाएगा। तो आप इस Fs की जगह चाहें तो सिर्फ F1 लिख दें, और आप लिख दें कि ये जो है F1 जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये m ओमेगा स्क्वायर L हो जाएगा, और उसी तरीके से एक टेंजेंशियल फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ये टेंजेंशियल फ्रिक्शन इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, और F2 को हम लिख देंगे मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों ही F1 F2 के दो फ्रिक्शन लग रहे होंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक अगर इस तरफ यहाँ पे कहीं पे था, ये सर्कल का सेंटर था, तो एक फ्रिक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ लग गया है F1, एक फ्रिक्शन टेंजेंट की तरफ लग गया है F2, और आप कह सकते हो कि इन दोनों को मिला के जो नेट फ्रिक्शन लगेगा ये नेट स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, जो इस तरफ लगेगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है, ये फ्रिक्शन जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण उसकी स्पीड बदलेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो फ्रिक्शन है, इन दोनों फ्रिक्शन का ये रिजल्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि जो नेट स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि F2 और F1 का यही एक रिजल्टेंट है जिसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन नेट कह सकता हूं, या सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकता हूं। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है ये इन दोनों का रिजल्टेंट, तो अगर इन दोनों को स्क्वायर करके मैं जोड़ दूं ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L का होल स्क्वायर प्लस m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है नेट कहीं इस तरफ लगा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस ने लगाया है, जिस सरफेस के ऊपर ये रखा है, आप समझ सकते हैं इस सरफेस के ऊपर रखा है इसने लगाया, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, और हमें कह सकते हैं कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो ये ओमेगा भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, ठीक है, प्लस m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, अगर और ज्यादा ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्फा के कारण ओमेगा बढ़ता जा रहा है, अगर और ज्यादा ओमेगा बढ़ जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं होगा कि ये रोक पाए, और फिर ये ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, या ब्लॉक कब जस्ट स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा उस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगता है तो इसको हम लिखते हैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, इस ब्लॉक को देखो, नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि इस सरफेस ने फ्रिक्शन लगाया है तो इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन जो है ये सीधे ऊपर की तरफ आया होगा, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो सीधे डाउनवर्ड आया होगा, और आप ये कह सकते हो कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है ऊपर की तरफ और ये जो mg लगा है नीचे की तरफ, ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ये म्यू इंटू एन को अगर हम इसके बराबर करते हैं m ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर L का होल स्क्वायर प्लस m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होल स्क्वायर, ये n को हम क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं mg के बराबर। तो अगला स्टेप मैं इधर लिखता हूँ, और हम ये लिख सकते हैं अब कि म्यू टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L का होल स्क्वायर, ओमेगा मैक्सिमम है, ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर L प्लस m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि
AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, जैसे V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, तो उसको हम लिख सकते हैं एम आर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, और हमें ओमेगा मैक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो हम ओमेगा मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा म्यू एम जी का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एम टाइम्स ऑफ आर अल्फा, एक मिनट, एम एटी होल स्क्वायर था ये, एम आर अल्फा, तो एम टाइम्स ऑफ आर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान रखना कि ओमेगा की पावर 4 है, ये नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर, और फिर इस सब का फोर्थ रूट होगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 आएगी, तो पावर 1/4 कर देंगे, ये ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है वो ठीक है अपनी जगह है, बट कैलकुलेशन आपको यहाँ समझनी है कि यहाँ पे दो तरीके के फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होंगे, और जो दो तरीके के फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होंगे उसमें से एक फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, एक फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल फोर्स देगा। जो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा उसको हम लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर एल, और जो फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स देगा उसको हम लिखेंगे एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से ये टेंजेंशियल फोर्स आ गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, नेट फ्रिक्शन इन दोनों फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा, तो उसको लिख दिया, स्क्वायर करके जोड़ दिया, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को म्यू इंटू एन या म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करके अब ओमेगा मैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाने के पहले एक और जो छोटा सा पार्ट है इसको समझते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? कोई भी कर्व जो बनता है ये हमेशा किसी न किसी सर्कल का, हर एक पार्ट इसका ये किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होता है। जैसे अगर मैं ये आर्क कंसीडर कर रहा हूं, तो ये आर्क से पूरा सर्कल तो आपको नहीं बन रहा है क्योंकि कर्व चेंज होता जा रहा है, लेकिन अगर आप इस आर्क को एक सर्कल में कन्वर्ट कर देते, अगर आप इस आर्क को एक सर्कल में कन्वर्ट कर देते, तो ये मान लेते कि ये आर्क जो है ये इस सर्कल का हिस्सा है, और अगर ये आर्क इस सर्कल का हिस्सा है तो इस कर्व के इस पार्ट का ये जो आर आएगा इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग कर्व के हिस्से के लिए अलग आएगा। जैसे इसके लिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते तो बड़ा सर्कल बनता, और हम कहते कि इस पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता वो इतना हो जाता। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब समझ में आ गया कि जो भी कर्व बना है अगर हम उसको सर्कल में कन्वर्ट करते तो कैसे निकलता रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब निकालना कैसे कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर? आपको कर्व में ट्रैवल करने की स्पीड अगर आपको पता है कि अगर ये इस तरीके से v की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और अब हम ये लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसको हम v स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड v है, ये रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर हो गया। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है और आपको अगर स्पीड पता है, ये स्पीड हमेशा इस आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो मैं v परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। अगर आपको v परपेंडिकुलर पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है कि जो कि सेंटर की तरफ लग रहा होगा, तो अगर ये दोनों वैल्यूज पता है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। अ पार्टिकल is projected with speed u at an angle theta with horizontal. Find the radius of curvature at highest point. बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है जिसमें आपसे ये कहा गया है कि एक इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ में एक पार्टिकल है जिसको u की स्पीड से थीटा के एंगल पर फेंक दिया गया, और कहता है कि जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये भी किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा होगा, ये कह सकते हो। और अगर हाईएस्ट पॉइंट किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा है तो ये पूछता है कि इस जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा।
अगर आपने u की स्पीड से फेंका है तो आपको ये बात तो पता ही है कि इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी स्पीड कितनी होती है, पता है? इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होती है, यहाँ पे u cos थीटा होती है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। और सेंटर की तरफ अगर हम बात करें तो क्या ग्रेविटी सीधे नीचे की तरफ लग रही है? अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो बस एक ही फोर्स लगता है जब हवा में होता है, और एक ही एक्सेलरेशन होता है जब वो हवा में होता है, और वो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी सेंटर की तरफ लग रही है? और अगर ये सेंटर की तरफ लग रही है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और आप कह दोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है g, v जो है वो u cos थीटा का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय रेडियस, जो आपको निकालना था। यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं क्या करता हूं कि ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब अगर ये पैराबोला इस तरीके से बनाया गया है, यहां से इसको u की स्पीड से इस तरफ प्रोजेक्ट किया गया था, तो इसी जगह पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस जगह पर ही। तो अगर इस जगह पर निकालना है तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये भी किसी न किसी सर्कल का एक हिस्सा होगा। तो हमने इस तरीके से एक सर्कल पहले बना लिया, ठीक है। और सर्कल अगर बना लिया तो अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कि सेंटर की तरफ का नेट एक्सेलरेशन कितना है। ये तो आपको पता ही है कि ये टेंजेंट की तरफ स्पीड हो चुकी है। ये सर्कल आप इमेजिन करो, ये स्पीड तो आपको पता है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये पता चल जाए तो आर आ जाएगा। वी पता है क्योंकि ऑलरेडी हमको दिया है कि इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो आप ये समझें कि यहाँ पर जब ये है तो ग्रेविटी अभी भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। आपको ग्रेविटी का वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। और ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और अगर आप इस तरफ इसका कंपोनेंट लेते हैं सेंटर की तरफ तो ये g cos थीटा होता है। जो भी एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम g cos थीटा ने किया है, v का काम u ने किया है, डिवाइडेड बाय r लिखते हैं। तो r की वैल्यू हो जाती है u स्क्वायर बाई g cos थीटा। इस तरीके से आपने यहाँ पर इसका रेडियस निकाल लिया। इस तरीके से आपको कहीं पर भी किसी का भी कर्वेचर का रेडियस निकालना है, ग्रेविटी का कंपोनेंट सेंटर की तरफ ले लोगे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये स्पीड आपको पता होगी तो v पता होगा, v स्क्वायर बाई आर को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करना है और वहां से आपको मिल जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक स्पीड है, ये 8 मीटर पर सेकंड की है, और एक एक्सेलरेशन है, ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इनके बीच का एंगल 150 डिग्री, ठीक है। पूछता है फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब वो इसका कहना ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, उनमें मिनिमम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमको दो चीजें समझनी है। एक ये हो सकता है कि मैं अगर इसको मान लेता हूं कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 2 का, ठीक है। तो ये जो भी स्पीड दी थी, अब ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ये सर्कल का सेंटर होना चाहिए और पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में घूमना चाहिए, ठीक है। पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में घूमना चाहिए। तो अगर इसकी स्पीड दी है इस तरफ 8 की, तो हमें इसकी स्पीड का वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं तो हमको v परपेंडिकुलर चाहिए होता है, और v परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाई r को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हैं। अभी एंगल निकलेगा कैसा, ये 150 डिग्री है, ये 90 हो गया, तो बाकी ये बचा 60 डिग्री, और हम लिख सकते हैं कि ये 8 cos 60 आएगा,
और एक cos 60 मतलब 4 हो जाएगा। और हम ये लिख सकते हैं कि इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है 2 का, v परपेंडिकुलर कितना है 4 का डिवाइड बाई r, इसका मतलब r कितना आ जाएगा 8 मीटर। ये एक रेडियस की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब दूसरा क्या सिनारियो है, दूसरा ये सिनारियो है कि ये एक्सेलरेशन जो हमको इस तरफ दिया है, ठीक है, ये 2 का है, और जो स्पीड हमको दी है इस तरफ, ये हमको दी है 8 के बराबर। अब मैं ऐसा मानूं कि पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है वो कुछ इस तरीके से, पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। ये 2 का एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है, जो 2 का एक्सेलरेशन इधर दिया है ये 2 हो गया। पार्टिकल सर्कल में जो घूम रहा है वो इस तरीके से घूम रहा है। और अगर पार्टिकल सर्कल में इस तरीके से घूम रहा है, मतलब हमने ये माना है ये v ऑलरेडी v परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 2 केस हमने माने, हमने एक में मान लिया कि ये a ऑलरेडी सेंट्रीपिटल है, तो v का कंपोनेंट v परपेंडिकुलर निकालने के लिए यूज किया। और दूसरे केस में हमने मान लिया कि ये जो v दिया है ये ऑलरेडी v परपेंडिकुलर है, और हमें अब ये सेंटर अगर है तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ये पूरा एंगल 150 डिग्री है, इसमें से अगर ये 90 हो गया तो ये 60 बचेगा, और अगर ये 60 बचेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 cos 60, और इसी को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 cos 60 मतलब 1 इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर ऑलरेडी इतना ही आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी इतना है, तो 8 का स्क्वायर बाई r हो जाएगा 64 मीटर। लेकिन क्योंकि हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है रेडियस की, तो इन दोनों केस में यही हो सकता है, तो ये इसका आंसर होगा जिसमें हम मिनिमम पॉसिबल रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का पार्ट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये समझना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाई r के बराबर करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अब हम लोग ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी होगा, लेकिन उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रस्सी से बांध के सर्कल में घुमाते हैं तो टेंशन हर जगह पर कितनी होगी, वहाँ पे वर्क एनर्जी भी थोड़ा सा हमें यूज़ करना पड़ेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को कैसे आपस में कंजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।